अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी को नमस्कार। अभिमन्यु के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। अपनी प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर रखी थी। प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ एक टॉपिक हमने कर लिए थे। अब प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बचे हैं उनको अपने करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अध्ययन कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक पहले करवाओ, तो आज हम प्रकाश संश्लेषण को पहले लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो केवल हरे पौधों में ही उपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया है। जैसा कि प्रकाश संश्लेषण में हमने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा है कि पौधों के हरे भागों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें कच्ची सामग्री के रूप में CO2 तथा जल बाह्य वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं और प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में CO2 और जल को ग्रहण करके हरित लवक में उपस्थित पर्णहरित में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो कि ऊर्जा के रूप में हमारे तथा पौधों के शरीर में काम आती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पौधों में ही उपस्थित होती है, जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। यूग्लिना नामक जंतु अपवाद है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन, रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती है और इसमें CO2 का अपचयन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जबकि जल के अणु का ऑक्सीकरण होता है जिससे बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि पादप के हरे भागों के द्वारा, हरे भाग विशेषकर पर्ण के द्वारा CO2 एवं जल का उपयोग कर प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट निर्माण किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो आधुनिक समीकरण है, आधुनिक रासायनिक समीकरण 6CO2 12H2O प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, जल तथा ऑक्सीजन बनती है। इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये मुख्य उत्पाद है, जबकि सह उत्पाद के रूप में जल एवं ऑक्सीजन होती है। मुख्य रूप से सह उत्पाद में ऑक्सीजन बनती है, ये इसके साथ बनते हैं। ऑक्सीजन बाह्य वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन पॉइंटों में से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो वो एक निर्माणकारी प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
अकार्बनिक घटक जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में आपस में जुड़ करके कार्बनिक घटक में बदल जाते हैं, इसलिए ये निर्माणकारी क्रिया है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें ऊष्मा प्रकाश के रूप में ग्रहण की जाती है, इसलिए ऊष्मा शोषी है, क्योंकि इसमें ऊष्मा मुक्त नहीं होती, बाह्य वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। रिडॉक्स का मतलब होता है कि एक ही समय में किसी एक का ऑक्सीकरण होता है तथा किसी दूसरे यौगिक का अपचयन होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें CO2 का अपचयन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनती है, और जल का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो किस अपघटन से मुक्त होती है, तो इस प्रकार के किसके द्वारा मुक्त होती है, तो एक ऑप्शन CO2 होता है, एक ऑप्शन H2O होता है, एक ऑप्शन होता है दोनों से, और एक होता है इनमें से कोई नहीं। तो जल के अणु के प्रकाशिक अपघटन होने से, जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन होता है जिसके कारण ऑक्सीजन बाह्य वातावरण में मुक्त होती है, तो ये जल के अणु से मुक्त होती है। अगला पॉइंट आता है, इसमें CO2 का अपचयन होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि CO2 का अपचयन होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और H2O का ऑक्सीकरण होता है, और H2O का जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन बाहर मुक्त होती है, क्योंकि जल का अणु जब प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तभी ऑक्सीजन बाह्य वातावरण में मुक्त होगी। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है, जबकि सह उत्पाद क्या होता है, O2 होता है, और पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग के रूप में पर्ण काम आती है। सभी पौधों में पौधे के हरे भाग विशेषकर मुख्य रूप से पर्ण ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, लेकिन जिन पौधों के तने हरे होते हैं उनमें भी आंशिक रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जड़ें काम नहीं आती। प्रकाश संश्लेषण का कार्य पौधों की जड़ों के द्वारा नहीं होता, लेकिन अपवाद है, और वो क्या अपवाद है, टीनोस्पोरा एवं ट्रापा सिंघाड़ा, इन जलीय पौधों की जड़ें भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इन पौधों की जड़ें जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। सामान्यतः सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, लेकिन कवक एवं कसकुटा पादप, जो अमरबेल होती है उसे कसकुटा कहते हैं। कवक तथा कसकुटा पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर पर्ण हरित नहीं पाया जाता। तो प्रकाश संश्लेषण की ये जो सामान्य जानकारी है इसको हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निर्माणकारी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रिडॉक्स है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनती है, और जल के अणु का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है, जबकि सह उत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन तथा जल बनते हैं उनमें मुख्य उत्पाद कौन सा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट होती है, जबकि सह उत्पाद जल तथा ऑक्सीजन होती है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषी अंग के रूप में पर्ण काम आती है, लेकिन हरे छोटे शाखीय पौधों में तने भी आंशिक रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सामान्यतः पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वायवीय भागों से होती है, जड़ों के द्वारा नहीं होती, लेकिन अपवाद है टीनोस्पोरा और ट्रापा नामक जो पादप हैं उनकी जड़ें भी, ये जलीय पौधे होती हैं, इनकी जड़ें भी प्रकाश संश्लेषण करती है। लेकिन कवक और कसकुटा जो पादप है इन पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
आते हैं और इन महत्वपूर्ण तथ्यों में से ही क्वेश्चन बन के आते हैं। इसलिए हमें प्रकाश संश्लेषण के इन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो प्रकाशिक होती है और एक अप्रकाशिक होती है। एक तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और एक तापमान की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है, ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो संपन्न होती है हरित लवक के ग्रेना भाग में। ध्यान देना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, तो हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, जबकि अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। ग्रेना भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया एवं स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की सबसे छोटी इकाई को क्वांटासोम कहते हैं, सबसे छोटी यूनिट होती है और इसी क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। टीनोस्पोरा एवं ट्रापा ये अपवाद हैं ये, क्योंकि पौधों में सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की पर्ण तथा पौधे के हरे भागों के द्वारा होती है। जड़ें प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती, लेकिन जलीय पौधे टीनोस्पोरा एवं ट्रापा जो जलीय पौधे हैं उनकी जड़ें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ऐसी जो जड़ें होती हैं उन्हें स्वांगीकारी मूल भी कहते हैं, स्वांगीकार जड़ें कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कवक तथा कसकुटा, अमरबेल और सेंटेला चंदन के पादप में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, पौधा होते भी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। युगलिना प्रकाश संश्लेषी जंतु है, जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता क्योंकि उनके कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन युगलिना एक अपवाद है, इन जंतुओं में लवक पाया जाता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक जो होती है वो लाल प्रकाश में होती है। सूर्य उदय के समय एवं सूर्यास्त के समय प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, जबकि दिन की तेज धूप के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद पड़ जाती है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में होता है, जबकि सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होता है। और हरे रंग का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बेकार होता है, क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को पौधे अवशोषित नहीं कर पाते, उसे परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण ये पौधे दिन के समय हरे दिखाई देते हैं और ये हरा रंग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बेकार है। प्रकृति में कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% जो भाग होता है वो जलीय पौधों के द्वारा ही संपन्न होता है, क्योंकि जलीय जो पौधे होते हैं शैवाल वगैरह वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। स्थलीय पौधे केवल 10% ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रति वर्ष 7 × 10⁻13 kg CO2 का शीतलीकरण होता है। इतनी मात्रा में CO2 को कच्ची सामग्री के रूप में ग्रहण किया जाता है। CO2 जंतुओं के द्वारा जब श्वसन की क्रिया होती है तो CO2 मुक्त होती है। उसी CO2 को पौधे दिन के समय उपभोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में लेते हैं और ये CO2 कच्ची सामग्री के रूप में पौधों को उपलब्ध होती है। तो 7 × 10⁻13 kg CO2 का प्रति वर्ष फिक्सेशन होता है हरे पौधों के द्वारा। रात्रि के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। रात्रि के समय पौधे श्वसन की क्रिया में CO2 बाहर मुक्त करते हैं, जबकि दिन के समय पौधों के द्वारा ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में तथा CO2 कम मात्रा में मुक्त होती है। प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के प्रकाशिक अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और उसी ऑक्सीजन को जंतुओं के द्वारा प्राण वायु के रूप में बाह्य वातावरण से ग्रहण किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पढ़ना है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, क्योंकि इस लेसन में से प्रश्न बनकर के प्रतियोगी परीक्षा में बहुत आते हैं। ये और श्वसन 2 लेसन ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की प्रारंभिक खोज होने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत रखे, अपने विचार रखे। उन विचारों को हम प्रकाश संश्लेषण की इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के इतिहास में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए अपने अपने मत हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण मतों को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टीफन हेल्स नामक जो वैज्ञानिक है, उसने प्रकाश संश्लेषण का लिखित वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किया था। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक माना जाता है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स को माना जाता है। तो स्टीफन हेल्स ने प्रकाश संश्लेषण का सबसे पहला लिखित प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि पादप वायु तथा प्रकाश से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधों को वायु और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों के आदान प्रदान की क्रिया यानी गैसों के विनिमय के बारे में बताया, अर्थात ऑक्सीजन पौधे प्रकाश संश्लेषण में बाहर मुक्त करते हैं और CO2 पौधे अंदर ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसके प्रायोगिक प्रमाण देने के लिए प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने बेल जार प्रयोग किया और बेल जार प्रयोग के माध्यम से ये बताया कि पौधों के द्वारा ऑक्सीजन तो बाहर मुक्त होती है और CO2 पौधों के द्वारा अवशोषित होती है, यानी गैसों का विनिमय होता है। यह बात प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने बताई। जॉन इंजनहाउस नामक जो वैज्ञानिक था, उसने बताया कि पौधे दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में वायु को शुद्ध करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जबकि अंधकार में वायु को अशुद्ध कर देते हैं, अर्थात CO2 मुक्त करते हैं। तो जॉन इंजनहाउस जो वैज्ञानिक था, उन्होंने प्रकाश की उपस्थिति में वायु को शुद्ध और अंधकार में वायु को अशुद्ध होने के प्रमाण प्रस्तुत किए थे। अब अगला आता है रॉबर्ट मेयर ने जो बात बताई थी वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो सौर ऊर्जा होती है, उसी को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। ये बात रॉबर्ट मेयर ने बताई। अगला आता है जीन सिनेवियर। तो जीन सिनेवियर ने माना कि प्रकाश संश्लेषण में O2 निष्कासन की जो दर है वो CO2 के अवशोषण की दर पर निर्भर करती है, अर्थात पौधे कितनी मात्रा में ऑक्सीजन बाहर मुक्त करेंगे। यह बात CO2 के अवशोषण की दर पर निर्भर करती है कि पौधों ने कितनी मात्रा में अंदर अपने शरीर के अंदर CO2 को ग्रहण कर लिया है। अगला आता है जीन सिनेवियर जो वैज्ञानिक था, उसने प्रकाश संश्लेषण में O2 निष्कासन की दर और अवशोषण की दर दोनों के बारे में बताया। ब्लेकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ जैव रासायनिक अभिक्रिया के प्रमाण दिए। ब्लेकमैन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो होती है उसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक तो प्रकाश की उपस्थिति में जिसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, और एक अंधकार में या तापमान की उपस्थिति में जिसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया के प्रमाण सबसे पहले प्रस्तुत करने का कार्य ब्लेकमैन ने किया था। ब्लेकमैन ने ही क्लोरेला शैवाल के ऊपर प्रयोग करके ये अभिक्रिया होने की पुष्टि की थी। इसके अलावा ब्लेकमैन ने सीमाकारी कारक का सिद्धांत भी दिया था। सीमाकारी कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन ब्लेकमैन ने ही किया था। तो ये कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इन महत्वपूर्ण तथ्यों में से
पर्सन आ जाते हैं, तो इसलिए इनको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं वो 3 होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक वे वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल मुख्य वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, जबकि कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक होते हैं। कैरोटीनॉइड वसीय प्रकृति का वर्णक होता है, जबकि फाइकोबिलिन्स केवल शैवालों में पाया जाता है। फाइकोबिलिन्स को रक्षी वर्णक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोरोफिल क्या होता है? यह टेट्रापायरोलिक वलय, एक टेट्रापायरोलिक Mg धातु युक्त पोरफायरिन वर्णक होता है। इसके केंद्रीय भाग में Mg धातु पाई जाती है। प्रश्न आता है कि क्लोरोफिल के केंद्रीय भाग में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारा उत्तर होगा Mg धातु, मैग्नीशियम। तो पर्णहरित जो होता है ये पीले हरे रंग का वर्णक होता है और इसी के कारण पौधों का रंग हरा दिखाई देता है। और ये पर्णहरित या क्लोरोफिल क्वांटासोम में उपस्थित होते हैं। एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। तो क्वांटासोम जो होते हैं जो हरित लवक के ग्रेना भाग के अंदर उपस्थित थाइलेकोइड के ऊपर पाए जाते हैं और क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है ये एक टेट्रापायरोलिक Mg धातु युक्त पोरफायरिन वलय युक्त वर्णक होता है। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः क्लोरोफिल A, B, C, D, E बैक्टीरियोविरिडिन एवं बैक्टीरियो क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है। बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल केवल जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। वे जीवाणु कोशिकाएं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश रसायन संश्लेषण की क्रिया होती है, उनमें बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पादपों में ये नहीं पाया जाता। पादपों में क्लोरोफिल A, B मुख्य है, C, D, E। तो क्लोरोफिल A जो है वो सबसे मुख्य है। B, C, D, E ये सभी सहायक वर्णक के रूप में काम आते हैं। शैवालों में क्लोरोफिल A, B, C, D, E ये सभी उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल A का रासायनिक सूत्र C55H70O5N4Mg होता है, जबकि क्लोरोफिल B का सूत्र C55H70O6N4Mg होता है। क्लोरोफिल अणु की संरचना देखी जाए तो क्लोरोफिल अणु का शीर्ष भाग जो होता है वो चौड़ा होता है और शीर्ष भाग के केंद्रीय भाग में Mg धातु पाई जाती है, Mg2 पॉजिटिव धातु पाई जाती है। और ये Mg धातु जो होती है इनके चारों तरफ टेट्रापायरोलिक वलय पाई जाती है। और यहाँ पर बात करें क्लोरोफिल A और B में अंतर की तो कार्बन संख्या 3 के ऊपर, यहाँ पर ये कार्बन संख्या 3 है, इस 3 के ऊपर क्लोरोफिल A के अंदर मेथिल समूह होता है, जबकि क्लोरोफिल B के अंदर कार्बन संख्या 3 के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। क्लोरोफिल A और B में यही अंतर है कि इसके शीर्ष भाग की कार्बन संख्या 3 के ऊपर यदि मेथिल समूह उपस्थित है तो क्लोरोफिल A कहलाता है, और यदि इसकी कार्बन संख्या 3 के ऊपर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है तो क्लोरोफिल B कहलाता है। तो यहाँ पर बात करें अपने तो देखिए ये इसका शीर्ष भाग कहलाता है। इसके केंद्रीय भाग में ये Mg धातु है और इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है 15 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जबकि इसका पूंछ जो होता है वो 26 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। इसका शीर्ष भाग जो होता है जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसे जल रागी कहते हैं, जल रागी कहा जाता है। इसका शीर्ष भाग जल में घुलनशील है, जबकि इसका पूंछ भाग जल में अघुलनशील होता है, क्योंकि इसमें प्रोपियोनिक अम्ल पाई जाती है। कार्बन संख्या 7 पर प्रोपियोनिक अम्ल उपस्थित होती है और ये प्रोपियोनिक अम्ल जो होती है
इससे इसका पूंछ जुड़ा रहता है। प्रोपियोनिक अम्ल वसीय प्रकृति की होती है, इसलिए इसका पूंछ जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है, इसलिए उसे जल विरागी भी कहते हैं। इसे जल विरागी भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई ये सभी शैवालों में उपस्थित होते हैं, लेकिन उच्च श्रेणी के जो हायर प्लांट होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए, बी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र C55H72O5N4Mg है, जबकि बी का सूत्र C55H70O6N4Mg है। क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स भी होते हैं, क्योंकि कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स क्लोरोफिल के सहायक वर्णक होते हैं। वो प्रकाश जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता, वो कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स अवशोषित करके क्लोरोफिल को ही स्थानांतरित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य जो एंटीना अणु होता है उसमें क्लोरोफिल ए जो होता है वो अभिक्रिया केंद्र का काम करता है, बाकी सारे सहायक होते हैं। कैरोटीनॉइड वसीय प्रकृति का वर्णक होता है और इसमें कैरोटीनॉइड संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। कैरोटीनॉइड जो होता है दो प्रकार का होता है, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। कैरोटीन का रासायनिक सूत्र C40H56 होता है, ऑक्सीजन नहीं होती। जबकि ज़ैंथोफिल में C40H56O2 होता है, ऑक्सीजन के दो अणु पाए जाते हैं। कैरोटीन गाजर की जड़ों में तथा गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होती है। कैरोटीन जो होती है विटामिन ए का पूर्वगामी पदार्थ होता है। कैरोटीन के कारण गाय का दूध और गाय का घी हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल ये सहायक वर्णक होते हैं और ये उन प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके क्लोरोफिल ए को देते हैं जिनको क्लोरोफिल अवशोषित नहीं कर पाता। फाइकोबिलिन्स को रक्षी वर्णक कहते हैं। रक्षी वर्णक यानी सुरक्षा करता है ये प्रकाश से, तो इसे रक्षी वर्णक कहते हैं और ये केवल शैवालों में होता है। फाइकोबिलिन्स दो प्रकार का होता है, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। नील हरित शैवालों में फाइकोसाइनिन होता है, जबकि लाल शैवालों में फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं।